छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश में कई तरह के परिवर्तन हुए, कई तरह की क्रांतियाँ हुई, नागरिक क्रांति हुए, धार्मिक क्रांति हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप देश में 16 महाजनपदों का अभ्युदय हुआ और इन महाजनपदों में आगे चल कर के मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना, जिसको हम मगध साम्राज्य कहते हैं। मगध साम्राज्य आगे चल कर के आया। तो मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज चर्चा करेंगे महाजनपद के बारे में। जो महाजनपद थे इनका काल 600 से 300 BC यानी कि 600 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। और इनका जो स्रोत है मुख्यतः अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, ठीक है ना। और 16 महाजनपदों के द्वारा ही फिर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, मगध साम्राज्य आगे चल कर के आया। तो चलिए हम इन 16 महाजनपदों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अंग की चर्चा करते हैं। अंग महाजनपद, जैसे आपने अगर महाभारत देखा होगा या पढ़ा होगा तो उसमें जैसे कर्ण को अंगराज बोला जाता है। तो अंग जो है बिहार में, जो आज का भागलपुर और मुंगेर जो है का क्षेत्र है, यह अंग प्रदेश के अंतर्गत, यह अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। और इसकी राजधानी चंपा थी। उसके बाद में हम आते हैं मगध की चर्चा करते हैं। मगध जो था ये पटना, गया, नालंदा का जो क्षेत्र है आज का, उसको हम मगध महाजनपद, उस समय ये मगध महाजनपद के क्षेत्र में आते थे। और इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। गिरिव्रज यानी कि आज का जो राजगीर है या राजगिरी है, तो गिरिव्रज राजगीर का पुराना नाम है, ठीक है ना, राजगीर, ठीक है। उसके बाद में हम वजी की चर्चा करते हैं। देखिए अंग, मगध और वजी ये तीनों बिहार में थे, ठीक है ना। वजी इसका जो राजधानी था वैशाली था। और आज का तिरहुत क्षेत्र यानी कि तिरहुत में वैशाली और आपका इधर मुजफ्फरपुर वाला इलाका, ये सब वजी गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। और यह जो वजी जो था 8 जनपदों का संघ था। इसमें एक लिच्छवी महाजनपद भी था और लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली थी और वजी का भी वैशाली। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि विश्व का सबसे पहला जो गणतंत्र था, विश्व का पहला जो गणतंत्र था वो लिच्छवी को माना जाता है, ठीक है ना। तो गणतंत्र का मतलब कि जो जहाँ पे गण का तंत्र हो, यानी कि यहाँ जहाँ पे कोई भी जो पद है जो वंशानुगत ना हो, ठीक है ना। गणतंत्र का ये अर्थ होता है कि पद वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। और जो चौथा महाजनपद है यह है काशी, ठीक है ना। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी क्षेत्र ही आता था, ठीक है। तो काशी और बनारस, इसको याद करना बड़ा इजी है। और ये जो वरुणा और असी 2 नदियों के बीच में वाराणसी अवस्थित था। उसके बाद में हम कौशल के बारे में पढ़ते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है ना, श्रावस्ती और कुशावती, ठीक है। जो कौशल प्रदेश था 2 भागों में विभाजित है। एक जो उत्तर वाला क्षेत्र, देखिए जो ऊपर वाला जो है इसको उत्तर मान लीजिए और नीचे वाला दक्षिण। तो जो कौशल का जो उत्तर का पार्ट था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और जो दक्षिण का पार्ट था इसकी राजधानी कुशावती थी, ठीक है। और एक कौशल जो था ये आज का जो यूपी का जो फैजाबाद वाला इलाका है, ये फैजाबाद वाला इलाका आता था। अब इसमें देखिए जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे तो जो श्रावस्ती है यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा लेक्चर दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। उसके बाद में वत्स से आते हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है ना। और आज का इलाहाबाद और कौशाम्बी का क्षेत्र आता है। उसके बाद में मल एक कुशीनगर है, कुशीनगर यानी कुशावती कहा जाता था उस समय में ये। और एक गोरखपुर और देवरिया जिला जो है ना, ये वाला क्षेत्र आता था मल के अंतर्गत। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं चेदी जो है इसकी राजधानी शक्तिमती थी। और आज का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये भी यूपी में है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, यह आता था, ठीक है ना, बुंदेलखंड। और इसकी राजधानी शक्तिमती। उसके बाद में सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और मथुरा मतलब कि आज का मथुरा और उस टाइम में भी मथुरा ही बोला जाता था। और इसका इंडिका में वर्णन है, ठीक है ना। इंडिका में मेगास्थनीज, जो इंडिका लिखा था ना, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है ना।
तो इसने लिखा था इंडिका, और इंडिका में भी ये सूरसेन का वर्णन है। उसके बाद में हम पंचाल आते हैं। पंचाल भी दो भागों में बांटा था, उत्तरी और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी बरेली थी, मतलब कि अहिछत्र, उस समय का अहिछत्र, आज बरेली बोलते हैं। और दक्षिण में काम्पिल, दक्षिण पंचाल का काम्पिल। उसके बाद में अवंती आते हैं। अवंती के बारे में बहुत सुना होगा आप। अवंती जो है उज्जैन, ठीक है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी की महिष्मती। और ये मध्य प्रदेश में का इलाका था अवंती। और अवंती के बारे में और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अशोक सम्राट बने तो उससे पहले वो अवंती के ही गवर्नर थे, ठीक है ना। इसके बाद में हम मत्स्य देश की चर्चा करते हैं। देखिए महाभारत में इन सब चीज़ों का बहुत मतलब वर्णन है। जैसे मत्स्य नरेश के बारे में आपने महाभारत में भी सुना होगा। तो वही है मत्स्य, और ये विराटनगर इसकी राजधानी थी और राजस्थान में था। राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये मत्स्य देश था। उसके बाद में कुरु, ये तो बहुत ही फेमस है। कुरु मतलब कि जो दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र है आज का, ये था, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद में हम अस्मक में आते हैं। अस्मक ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, और इसकी राजधानी पोटिल या पोतना, ठीक है ना, पोटिल या पोतना थी। और इसको याद रखिएगा, अस्मक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। उसके बाद में गंधार आते हैं, जो कि अभी आज के दौर में भारत में नहीं है। इसका रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र आता है, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। उस समय तक्षशिला भी मतलब शिक्षा दीक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, विक्रमशिला और नालंदा की भांति ही। कम्बोज, उसके बाद में कम्बोज आते हैं, ये भी भारत से बाहर में था, ठीक है ना। और इसकी जो हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी, ठीक है ना। और आज का राजौरी और हजारा, पाकिस्तान में जो राजौरी और हजारा क्षेत्र है वह कम्बोज क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ठीक है। और इसकी राजधानी हाटक थी। ओके, तो चलिए हम महाजनपद काल को ख़त्म कर लिए। इसके बाद में हम मगध के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।